हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के बारे में। कई बार अधिक काम और थकान के कारण सुस्ती महसूस होना और सर दर्द होना आम बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा बार बार महसूस हो रहा है और अच्छी डाइट लेने के बाद भी आपको यह थकान महसूस हो रही है, तो हो सकता है कि आप क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। क्या है क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम और इसका इलाज कैसे होता है, आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन आर्टमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से डॉक्टर सीमा धीर। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैम, हमारा पहला सवाल आपसे ये है, हमें ये बताइए क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम क्या है और इस सिंड्रोम्स के लक्षण क्या हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बेसिकली एक बीमारी होती है जिसमें कि इंडिविजुअल को ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा हमेशा थकावट महसूस होती है। और थोड़ा सा भी अगर वो एग्जर्ट करता है, थोड़ा सा भी काम करता है तो थक जाता है। लेकिन आराम करने से उसकी ये थकावट जाती नहीं है, परसिस्ट करती है। और इसके साथ उसको जैसे सुबह उठने के बावजूद भी उसको यही थकावट लग रही होती है। ये सिम्टम्स अगर 6 महीने से ज्यादा चले तो तब हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम सोचते हैं। इसके साथ ज्यादातर नींद की प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड होती है। और कई बार मतलब चीजें भूल जाना, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, ज्यादा बार बार एक चीज को रिपीट करना, और या फिर कभी जैसे बैठे हुए हैं, बैठने से एकदम खड़े होने पे चक्कर आना, ये सब अगर 6 महीने तक चलता रहे तब क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हम एज अ डॉक्टर सोचते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम किन कारणों से होता है। देखिए, ये एक ऐसी डिजीज है जिसका रियल कोई कारण हमें नहीं मालूम चल पाया है। कई बार देर आर स्टडीज जो कहती है कि शायद किसी वायरल इलनेस की वजह से है, या फिर ऑटो इम्यून भी कई बार वो किया गया। बट बेसिकली हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। यानी बाकी सब चीजों को हम जब रूल आउट कर देते हैं कि ये सब बीमारियां तो इस पेशेंट में नहीं है, ओके। तभी हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम उसको लेबल करते हैं। तो ऐसे केसेस में, लेकिन ज्यादातर ये पाया जाता है विमेन में, मिडिल एज विमेन में। और इट इज सीन कि जिनके परिवार में ये दिक्कत हो, मतलब जिनके परिवार में हो, तो उनको चांसेस ये डिजीज होने के ज्यादा हो जाते हैं। द अदर थिंग इज कि ये ज्यादातर एज के साथ जो प्रॉब्लम है कई बार बढ़ती रहती है। ओके। डॉक्टर, क्या ये समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि सिम्टम्स, पेशेंट फील सो अनकंफर्टेबल, उसको उसका काम करने को मन नहीं कर रहा, वो सारा टाइम लेटे रहना चाहता है, कोई चैलेंज नहीं ले सकता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कई बार क्या होता है कि फैमिली उसकी इलनेस को इतनी सीरियसली नहीं ले पाती है, क्योंकि ओके। क्योंकि सिम्टम्स को एक आइडेंटिफाई करना और कहना कि ये एक सीरियस गंभीर बीमारी है, तो इट कैन बी थोड़ा इसके साथ पेशेंट्स के अंदर एंजाइटी या डिप्रेशन सेट इन हो जाता है। प्लस वो क्योंकि उनकी नींद उनको पूरी नहीं आ रही होती, प्लस वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना जो रूटीन का काम है वो कर नहीं पाते हैं। तो यस, उस एंगल से ये गंभीर बीमारी है, लेकिन जानलेवा या ऐसी बीमारी नहीं है। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या ये सिंड्रोम्स एक मानसिक बीमारी है। हाँ, बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। इट्स मतलब स्पेक्ट्रम होता है। और ओके। अगर ये प्रोग्रेस करे तो स्लीप डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी उसकी तरफ भी प्रोग्रेस कर सकता है डेफिनेटली। ओके। डॉक्टर, क्या इसकी वजह से पेशेंट को कोई और बीमारी भी हो सकती है या फिर सिर्फ यही रहेगा बीमारी में। देखिए, बेसिकली इसके कारण और बीमारी तो नहीं हो सकती, बट अगर किसी को ये बीमारी है तो हमें बाकी ये बीमारियां रूल आउट जरूर करनी चाहिए। उसके अंदर हमारे को जैसे पेशेंट का कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, उसका थायराइड अनकंट्रोल्ड तो नहीं है, उसको कोई विटामिन B12 या विटामिन D वगैरह की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है जिसकी वजह से उसको सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं। देन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब उनको कई बार एक पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं जो जोड़ों में और ऐसे जनरलाइज सिम्टम्स कॉज करती हैं। तो ये सब बीमारियों को, हमारे देश में लो ग्रेड टीबी, ये सब रूल आउट करने के बाद ही हम एक पेशेंट को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम लेबल कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल विटामिन डी से ही जुड़ा हुआ है। क्या विटामिन डी की कमी से भी थकावट महसूस हो सकती है।
हाँ, डेफिनेटली क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम्स की कमी से पेशेंट्स को बोन एक्स, मसल एक वगैरह थोड़ी महसूस कर सकते हैं वो, और इसकी करेक्शन से ये सिम्टम्स डेफिनेटली थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। किन लोगों को क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम का खतरा ज़्यादा रहता है? एज आई सेड, जो विमेन है, विमेन के अंदर इसकी टेंडेंसी टू डेवलप दिस डिजीज ज्यादा है, और जिनके परिवार में किसी एक इंडिविजुअल को अगर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, तो उनकी उनके बच्चों को या उनके भाई बहन को उनको ज्यादा होने के चांसेस हैं। और कई लो ग्रेड वायरल डिजीजेस होती हैं, तो वो भी कई बार प्रेसिपिटेट कर सकती हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। डॉक्टर, जैसा भी आपने बताया, हमें इसके कारण बताए और इसके बारे में बताया कि ये क्या डिसीज़ है। अब इसी से रिलेटेड कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, आप हमें ये बताइए। देखिए, इस बीमारी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई कॉन्क्रीट में ये कहूँ कि ये ट्रीटमेंट है तो थोड़ा मुश्किल है। हाउएवर, इसमें क्या होता है कि सब सिम्टम वाइज, अगर पेशेंट पेन बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा है तो उसको पेन किलर्स दिए जाते हैं। अगर स्लीप का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है तो स्लीप टैबलेट्स वगैरह दी जाती है। ज्यादातर इसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स यूज किए जाते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर इसका इलाज है तो मैं ये कहूंगी कि इसका इलाज जो है साइकोथेरेपी है, यानी पेशेंट को ही हैज टू, उसको अपने ऊपर खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी डिजीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपनी डिजीज को अपने आप मॉड्यूलेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इस प्रॉब्लम के साथ वो बेस्ट कैसे अपनी जिंदगी जी सकता है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, क्या कोविड इस क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम्स का कारण बन सकता है? क्योंकि इसमें भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं लोग, घर पे रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं और थोड़े डरे डरे से रहते हैं। देखिए, एक डिजीज आइडेंटिफाई करी गई है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड। ओके। यानी कि कोविड, वैसे तो पेशेंट का कोविड ठीक हो गया, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर ये जो आपने कहा कि अकेले बैठे रहना पड़ता है और बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो थोड़ा डिप्रेशन या एंजाइटी जो है वो पेशेंट के अंदर सेट इन हो जाता है। तो एस दिस, क्या इसको हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं, और ये वेरी क्लोजली क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को मिमिक कर सकता है। ओके तो धीरे धीरे अगर जैसे टाइम, अगर ये लॉन्ग कोविड की वजह से है तो होपफुली विद टाइम ये अपने आप पास कर जाएगा। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या लाइफस्टाइल में बदलाव कर और अच्छी डाइट लेकर इस बीमारी को मात दे सकते हैं? बिल्कुल, इसको मात देने का सबसे अच्छा तरीका ही आई वुड से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। एक तो है थिंक पॉजिटिव, इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरी बीमारी मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको कंट्रोल करूंगा। बिल्कुल। और वो अपनी बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी एक्सरसाइज लिमिट खुद डिफाइन करके कि कितनी एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज से मेरा मतलब दिनचर्या की एक्टिविटी से भी है कि कितना वो अपने आप को एक्सर्ट कर पाते हैं, जहां तक वो, जिससे उनका क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हिट नहीं होता है। और जहां तक वो हिट नहीं होता वहां तक उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटी जहां तक हो सके बढ़ाते रहना चाहिए, और उसको इनफैक्ट बढ़ाने की और कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, उनको बहुत हेल्दी खाना खाना चाहिए, बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स हम बोलते हैं, जैसे फिश ऑयल है, ये सब थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, शुगर्स कम लें, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड ना खाएं, ये सब करना चाहिए। अपने वेट पे फोकस करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं ठीक हूं और मैं ठीक रहूंगा। जब हम ये पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो हम इस बीमारी से बेहतर लड़ पाएंगे। डॉक्टर, ये अगला सवाल जो है, ये एक मरीज का ही सवाल आप समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं योगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और कौन सी वो एक्सरसाइज है जो करनी चाहिए इंसान को? ऐसे में योगा इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, वैसे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जैसे बीमारी के लिए तो आई वुड से इट्स एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज। उसका रीजन ये है कि एक तो ये बहुत माइल्ड है, माइल्ड से बढ़ाया जा सकता है। तो इनिशियली पेशेंट माइल्ड शुरू कर सकता है, और इसके साथ जो प्राणायाम है या ये सब अगर पेशेंट करेगा तो उसकी, जो मैं पॉजिटिविटी की बात कर रही थी, उस पर भी ये फोकस करेगा, एंड डेफिनेटली पेशेंट के लिए ये अच्छा रहेगा।
डॉक्टर वो कौन से योगा आसनास हैं जो एक व्यक्ति को करने चाहिए और जो इसमें काफ़ी फायदेमंद रहेंगे इस डिसीज में? देखो, एज सच आई एम नॉट अ योगा ट्रेन्ड पर्सन, तो मैं ये आंसर बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी साइंस में स्पेसिफिकली कौन सा आसन काम करता है ऐसा नहीं लिखा हुआ। ओके। बट फ्रॉम माई अपनी नॉलेज से मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये जो जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, प्राणायाम वगैरह जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा पेशेंट के लिए। और वैसे भी योगा धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं, तो मतलब जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं उनको धीरे धीरे वो स्केल अप करेगा पेशेंट, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, मरीज का सही से इलाज होने के बाद क्या दोबारा से वो इस बीमारी का शिकार हो सकता है? देखो, ये डिजीज जनरली रिमिशन एंड रिलैप्सिस की डिजीज होती है, यानी कि अगर बीच में बिल्कुल ठीक हो भी जाती है तो दोबारा से वापस हिट करने के चांसेस डेफिनेटली हो सकते हैं। अगेन मैं यही कहूंगी, दोबारा से किसी को ना हो, उसको फाइट करने के लिए पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग रखे, अपनी पॉजिटिव लाइफस्टाइल रखे। और अगर एक बार वो फाइट कर चुका है और वो अपना अच्छा लाइफस्टाइल कंटिन्यू करता है, तो होपफुली इट शुड नॉट हिट हिम अगेन। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आज हमने अपने एक्सपर्ट से कॉर्निक फैटिग सिंड्रोम्स के बारे में जाना, यह बीमारी क्या है और इससे कैसे बचाव किया जाता है। इसी तरह आगे भी हम आपको सेहत से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.